नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर राघवेंद्र कुमार साहू, सहायक प्राध्यापक हिंदी, शासकीय महाविद्यालय सिमरिया, जिला रीवा, मध्य प्रदेश से हूँ। दोस्तों, आज मैं आपके सामने महाराष्ट्र साहित्य परिषद द्वारा आज़ादी के अमृत महोत्सव पर जो एक व्याख्यान श्रृंखला व्याख्यानमाला चलाई गई, 75 साल 75 व्याख्यान, उसके परिप्रेक्ष्य में अपना वक्तव्य देने के लिए प्रस्तुत हूँ। और इस वक्तव्य के सूत्रधार हैं प्रोफेसर मनीष मिश्र जी, जिन्होंने मुझे यह सुअवसर दिया। मनीष मिश्र जी के बहाने मैं आप तक जुड़ पाऊँगा, अपनी बात कह पाऊँगा, यह मेरे लिए एक सुअवसर है। और एक ऐसी विधा पर आज आपके सामने प्रस्तुत हूँ जिस पर या तो अब तक कम बात हुई है या लोग करने से कतराते हैं। मैं आज आपके सामने साहित्य और समाज के जोड़ते हुए आदिवासी विमर्श के कुछ पहलू हैं, उन्हीं पर चर्चा करूँगा। आदिवासी विमर्श का यह पहलू मात्र कोरा नहीं बल्कि सामाजिक के साथ साथ उसका साहित्यिक दायरा क्या है, और इस आज के परिप्रेक्ष्य में, आज के लोकतांत्रिक मूल्यों के परिप्रेक्ष्य में इस हाशिए के समाज का साहित्य में क्या योगदान है और समाज में क्या उपयोगिता है, और इस समाज के प्रति हमारा रवैया क्या रहा है। इन कुछ मुद्दों पर मैं आपसे अपनी बात साझा करने का प्रयास करूँगा। श्रोधी श्रोताओं, तमाम विद्वानों ने इस पर काम किया है और काम कर रहे हैं, चाहे रमणिका गुप्ता जी रही हों, वीर भारत तलवार जी रहे हों, या तमाम वो आदिवासी साहित्यकार जो लेखन कर रहे हैं और आदिवासी जीवन की कला और संस्कृति को हमारे सामने ला रहे हैं, और भारत की इस मूल आबादी के महत्व को, उनके जीवनचर्या से हम क्या सीख सकते हैं, इन सब मुद्दों पर हम आप सबसे अपने विचार साझा करेंगे। दोस्तों, साहित्यिक संसार में पिछले 4-5 दशकों से इस विधा पर चिंतकों ने अपनी लेखनी चलाना शुरू किया है, और तमाम साहित्यिक विधाओं के अनुसार यह संस्कृति इतनी पुरातन है कि इसके मूल में जब हम जाते हैं तो इसका मूल हमें वेदों में मिलता है। और इन्हें भारत में जो एक आर्य और अनार्य की बात होती है, तो यही अनार्य ही आदिवासी हैं, और जो भारत की मूल आत्मा हैं, जिन्हें प्राचीन ग्रंथों में भील, कोल, किरात, अंत्यज, निषाद आदि नामों से जाना गया, अभिहित किया गया। अंग्रेज़ों ने इन्हें नेटिव या ट्राइब के नाम से संबोधित किया, और भारतीय संविधान में इन्हें जनजाति शब्द के रूप में चिन्हित किया गया। संविधान के अनुच्छेद 342 खंड 1 में इन्हें अनुसूचित जनजाति के रूप में घोषित किया गया। तमाम सारी चीज़ें हैं जिन्हें आदिवासियों के महत्व को हमारे संविधान में समझा गया और उन पर चर्चा की गई। वास्तव में आदिवासी जिन्हें हम कहते हैं, आदिवासी जीवन बहुत ही सीधा और सरल होता है। सीधा और सरल बनना, मुंशी प्रेमचंद जी ने कहा था कि सीधा होना ही जीवन की सर्वोच्च नैतिक मूल्यों की पराकाष्ठा है। टेढ़ापन तो कहीं से आ सकता है, टेढ़ी लाइन आप किसी भी रूप में खड़े हो जाइए, खींच देंगे, लेकिन सीधी लाइन खींचने के लिए बहुत सावधान रहना पड़ता है। और सावधान ये रहना पड़ता है कि कहीं मुझसे कोई नैतिक मूल्यों के खिलाफ, समाज के खिलाफ, निजी स्वार्थ के वशीभूत होकर कोई गलती तो नहीं हो जा रही है। तो आदिवासी जीवन बहुत सीधा और सरल होता है। आदिवासी जीवन पर व्यापक कार्य करने वाली रमणिका गुप्ता जी कहती हैं कि आदिवासियों की गति में नृत्य है, वाणी में गीत है। जब वह चलता है थिरकता है, जब वह बोलता है तो गीत में उसके स्वर फूटते हैं। वह अकेला नहीं, समूह में रहता है, समूह में सोचता है, समूह के लिए सोचता है, और समूह में ही जीता
खाता है। आज जब परिवारों की बात हो रही है कि एकाकी परिवार हों, परिवार टूटते जा रहे हैं, ऐसे परिवेश में हमें आदिवासियों के इस जीवनचर्या से बहुत कुछ सीखा जा सकता है। लेकिन यह उनकी सादगी, यह उनकी सरलता ही उनके लिए एक अभिशाप भी बन गई। तथाकथित सभ्य समाज उनकी इसी सरलता और इसी सादगी का यूँ कहिए कि फ़ायदा भी उठाया, और जो यूज एंड थ्रो की संस्कृति उनके साथ की गई, तो शायद इसी के लिए वो उनकी सादगी और सरलता भी है, निश्चलता भी है। रामशरण जोशी ने लिखा है कि वास्तव में आदिवासियों की अपनी सरलता और अज्ञानता ही उनके लिए अभिशाप सिद्ध हुई है। गैर आदिवासियों के चलते अपनी चल अचल संपत्ति खोने के साथ साथ आदिवासियों ने अपना नैतिक बल, साहस, विरोध और जो विरोध की संस्कृति है उसे खो दिया। व्यापारी, ठेकेदार, साहूकार, डिकू समाज ने उन्हें बहलाया, फुसलाया और उन्हें छलावे में लाकर उनका शोषण किया। और एक प्रसंग का वह उल्लेख करते हैं रामशरण जोशी जी कि एक बार मैं बस में जा रहा था, एक आदिवासी युवती पूरी टिकट लेकर बैठी बस में, लेकिन हमारे सभ्य समाज की कुछ महिलाओं ने, जिन्हें हम तथाकथित सभ्य कहते हैं, उसे सीट से नीचे उतारकर बस की फर्श पर बैठने के लिए मजबूर किया। ये तमाम चीज़ें हैं जो आदिवासियों के साथ जब आप इतिहास में दृष्टि डालते हैं तो आपको पता चलता है कि किस तरह से छल हुआ, किस तरह से छद्म हुआ, और संस्कृत के नाम पर और धोखे के नाम पर, जिसे बाद में त्याग का, उत्सर्ग का लवादा उड़ा दिया गया। बहुत सारे आप उदाहरण पाएंगे। भीम का आदिवासी स्त्री हिडिंबा से पैदा हुआ पुत्र घटोत्कच अर्जुन की रक्षा के लिए उत्सर्ग करा दिया गया, और तमाम चंद दिनों में वह मिला था और चंद दिनों में ही उसका अंत करा दिया गया। साथ ही चित्रांगदा और अर्जुन से जन्मा पुत्र बर्बरीक के साथ महाभारत के इतिहास में क्या हुआ वह आप सब जानते हैं, यहाँ दोहराने की बात नहीं है। साथ ही जिसे आप दो तरह के व्यक्ति थे समाज में, इतिहास में आप देखेंगे, जिन्होंने हमारे तथाकथित सभ्य समाज जिन्हें हम कहते हैं उनके नायकों का साथ दिया, उन्हें हमने महामानव घोषित कर दिया, और जिन्होंने आदिवासी समाज ने अपनी संस्कृति को बचाने के लिए अपने लोगों के साथ रह दिया, वह राक्षस नहीं थे। राक्षस कोई इस तरह नहीं थे जिस तरह हम प्रचारित कर रहे हैं। राक्षस एक आदिवासियों में जनजाति का नाम है और उनके कुछ लोग थे। बकाया जिन राक्षसों की हम बात करते हैं तो शायद उस दौर से ज़्यादा आज के समाज में हमें यदा कदा इस तरह के राक्षस देखने को मिलते हैं। यह किसी समाज और काल की बात नहीं है। यहाँ मित्रों मैं आपसे एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि हम कुछ लोग आदिवासी और दलित को एक मान लेते हैं। दोनों चीज़ें दरअसल अलग अलग हैं, दोनों समाज अलग अलग है, दोनों की विचारधारा अलग अलग है। दलित जहाँ आक्रोश की मुद्दा अख्तियार कर किए रहता है, दलित जहाँ चाहता है कि दूसरा व्यक्ति हमारे विषय में कुछ लिखे ही नहीं, उसे वह दूसरों के लिखे को सहानुभूति साहित्य घोषित कर देता है, दलित। वहीं आदिवासी चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़ें, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे लोग लिखें। दलितों के लिए जहाँ मुख्य मुद्दा विकास का मुद्दा है, वह हिंदुओं जिसे हम तथाकथित सवर्ण समाज कहते हैं या हिंदू कह लीजिए या कुछ भी इस तरह, उसके खिलाफ दलित अपने को प्रतियोगिता के रूप में रखता है। वहीं आदिवासी की मुख्य जो मांग है, मुख्य जो उनकी इच्छा है, उनकी इच्छा है हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, जल जंगल और ज़मीन। वह कोई ऐसी कंपटीशन की भावना नहीं लेते, वो चाहते हैं कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमें हमारे विषय में जानें, लिखें, बस हमारी संस्कृति पर हमें जीने दें, और विकास के नाम पर कुछ भी जो परोसा जा रहा है उसमें हमारी मूल संस्कृति नष्ट ना हो। ये आदिवासियों का मूल वो है, उद्देश्य है। तो ये दूसरी चीज़ जो आदिवासियों का दलितों की तरह उस तरह से विकास नहीं हो पाया, इसका एक कारण ये भी था कि दलितों को
अंबेडकर की तरह एक बड़े नेता मिले, लेकिन जो विकास की बात करते थे, जो संविधान में उनके लिए इतना पर्याप्त जगह मिली, लेकिन आदिवासियों को उस तरह लोक के नेता तो मिले, लेकिन विकास का उस तरह का नेता नहीं मिला। इसलिए यह समाज अभी भी थोड़ा पीछे रह गया है दलितों की अपेक्षा। इसलिए हमें यह जान लेना चाहिए कि दोनों समाज के दायरे अलग अलग हैं, दोनों समाज का नज़रिया अलग अलग है, दोनों समाज अपना अलग अलग चेतना के रूप में समझते हैं। आदिवासियों में के लेखन में पर्याप्त रूप से गैर आदिवासियों ने भी लेखन किया है, और सबसे बड़ी बात है कि आदिवासी साहित्य हो, आदिवासी संस्कृत हो, आदिवासी रीति रिवाज हो, यह लेखन से ज़्यादा मुहामुही परंपरा में है, वाचन परंपरा में है। और ज़रूरत आज इस बात की है कि इस मुहामुही परंपरा को हम लेखन परंपरा में लाएं, तभी इस समाज की संस्कृति और इस समाज के उपादेयता को समाज समझ सकेगा। मित्रों, हम जानते हैं समाज में दो तरह का सत्य होता है, एक सत्य होता है, दूसरा साहित्यिक सत्य होता है। लेकिन जो समाज जितना सत्य से बड़ा साहित्यिक सच हो जाता है, जहाँ पर लेखन होता है, वह चीज़ समाज तक जाती है और वह मूल सत्य से भी बड़ा हो जाता है। इसलिए आज आदिवासी समाज को भी अपने साहित्य और अपनी संस्कृति को लेकर साहित्यिक सच को आगे लाने की ज़रूरत है। हिंदी साहित्य में आदिवासी लेखन में तमाम चिंतकों ने लिखा, जहाँ तमाम मनन कर अपनी पृष्ठभूमि की। सी प्रकाश मिश्र ने लिखा, जहाँ बाँस फूलते हैं, रूप तिल्ली की कथा, गोपीनाथ महंती का अमृत संतान परजा, वन लक्ष्मी योगेंद्र सिन्हा का, मनमोहन पाठक का गगन घटा गहरानी, संजीव का पाव तले की दीप, रणेंद्र का ग्लोबल गांव के देवता, और महुआ माझी का मानंगोंडा नीलकंठ हुआ। मतलब तमाम तरह के इस तरह के लोग हैं जो आदिवासी ना होकर के भी साहित्य लेखन किए और इनकी विचारधारा को तमाम सामने लाए। साथ ही इस समाज के लिए बहुत बड़ा काम किया, खास तौर पे झारखंड के क्षेत्र में रमणिका गुप्ता जी ने, जिन्होंने अपनी साहित्यिक किताबों के माध्यम से अपनी उनके बीच में जा कर के बहुत सारा काम किया और समाज के बीच में उनका साहित्य। इसके अलावा रामदयाल मुंडा, ग्रेस कुजूर, सरिता बड़ाइक, लक्ष्मण टेटे, मिश्रा, तमाम लोगों ने इनके ऊपर काम किया, और शंकरलाल मीणा, हरिराम मीणा, तमाम इन लोगों ने काम किया और आज भी नवीन छात्र शोध के रूप में इस क्षेत्र में अपनी लेखनी चला रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि इनके महत्व को आज यूजीसी ने भी समझा है और तमाम कुछ विश्वविद्यालयों में आदिवासी विमर्श पर एक पाठ्यक्रम चलाया जा रहा है। उदाहरण के रूप में आप प्रयाग विश्वविद्यालय में, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में, रांची में इन पर काम हो रहा है। तमाम देश के कोने कोने में उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक काम हो रहा है। लेकिन एक चीज़ यहाँ हमें सजग रहने की भी ज़रूरत है एक चीज़ का, क्योंकि रांची विश्वविद्यालय झारखंड और हैदराबाद विश्वविद्यालय में आदिवासी विद्यापीठ स्थापित की गई। और मित्रों, मैं जहाँ से आपसे संवाद कर रहा हूँ, हमारे शहर के नज़दीक अंतर्राष्ट्रीय जनजाति विश्वविद्यालय अमरकंटक है, और यहाँ पर आदिवासियों के नाम पर बहुत काम की शुरुआत तो हुई, लेकिन जनजाति विश्वविद्यालय अमरकंटक के पूर्व कुलपति CD सिंह ने एक इंटरव्यू में वीर भारत तलवार को इंटरव्यू देते हुए कहा था, कथाक्रम पत्रिका में इसका उल्लेख है, कि आदिवासियों के नाम पर वहाँ कुछ भी नहीं हो रहा। तात्पर्य है कि जब विश्वविद्यालय खुले तो तमाम ऐसे लोगों की भर्ती की गई जिन पर कोई ऐसा मानक नहीं रखा गया, उनकी भाषा को लेकर, उनकी साहित्य को लेकर, ना तो भर्ती में ना तो प्रवेश प्रक्रिया में। तो कोरे कागजी कार्रवाइयाँ नहीं, बल्कि व्यवहार में वह चीज़ जब आएगी तभी सार्थकता होगी। और साथ में एक बहुत बड़ी बात यह है
कि जो हम विकास का मॉडल बना रहे हैं, विकास का मॉडल यह बना रहे हैं हम कि जो उनको हम विकसित करने की बात कर रहे हैं, उन्हें शिक्षा देने की बात कर रहे हैं, वह विकास का मॉडल हिंदी और अंग्रेजी में है। ऐसा नहीं है, हिंदी और अंग्रेजी के साथ ही एक थर्ड लैंग्वेज के रूप में ही सही उनकी भाषा में उन्हें चीज़ें समझानी होगी, क्योंकि हम उस क्षेत्र के बच्चों को समझाते हैं हिंदी में या अंग्रेजी में, और बच्चे को ना हिंदी आती है और ना अंग्रेजी आती है, इसलिए वह ड्रॉप आउट होता है, बीच में ही शिक्षा से वंचित हो जाता है और बाहर हो जाता है। दूसरी चीज़ क्या है कि उनकी शिक्षा से इस ड्रॉप आउट और वंचित होने के कारण एक बहुत बड़ा कारण ये है कि हमारी जो शिक्षा पद्धति है, दरअसल हमारी जो शिक्षा पद्धति है, एक समान शिक्षा पद्धति को लागू करने के फेर में होता क्या है कि 12वीं करते करते 18 साल हो जाते हैं, ग्रेजुएशन करते करते बच्चा 21 साल का और पीजी करते करते 23 साल का बच्चा हो जाता है। लेकिन उनके पास एक बहुत बड़ी समस्या भी है, रोटी की समस्या बहुत बड़ी है, और उनके लिए कुछ ऐसा हमें प्रावधान करना होगा कि उनकी शिक्षा के साथ साथ उनके भोजन की, उनके आवास की हो, तभी वह शिक्षा में मूल धारा में सम्मिलित हो जाएंगे। धूमिल ने बहुत ही सही कहा था कि भूखे आदमी का सबसे बड़ा तर्क रोटी है, रोटी नहीं है तो कोई भी शिक्षा व्यक्ति को समाज से नहीं जोड़ सकती, शिक्षा से नहीं जोड़ सकती। दूसरी चीज़, आदिवासियों को हम मात्र प्रदर्शन की वस्तु, हम कल ही विश्व आदिवासी दिवस मनाया गया है, मैंने देखा तमाम सारे हमारे क्षेत्र से लेकर देश भर के कोने कोनों में कुछ आदिवासियों को इकट्ठा करके, उनके सिर पे मोर पंख लगा के, उनको विशिष्ट परिधान पढ़ा के, वो भी फैक्ट्रियों से निर्मित परिधान पहना के, उनकी फ़ोटो खिंचा के कर्तव्य की इत्सी कर ली गई। और यहाँ तक कि हम देखते हैं कि गणतंत्र दिवस पर 26 जनवरी को हम देखते हैं दंतेवाड़ा या झारखंड के क्षेत्रों से आदिवासियों को लाए जाते हैं, उनकी राजपथ पर एक झांकी निकाली जाती है और उसी में हम मान लेते हैं अपने कर्तव्य की इत्सी मान लेते हैं। इस झांकी और उनके इस प्रदर्शन पर कवियत्री निर्मला पुतुल ने बहुत अच्छी कविता में अपनी बात, उनके दर्द को उकेरा है कि दिल्ली की गणतंत्र की झांकियों में अपनी टोली के साथ नुमाइश बनकर कई बार पेश किए गए तुम, पर गणतंत्र नाम की कोई चिड़िया कभी आकर बैठी तुम्हारे घर की मुड़ेर पर। मतलब आज़ादी के इतने वर्ष बाद भी क्या यह गणतंत्र जिसके लिए हम मना रहे हैं, उस गणतंत्र की विकास की धारा क्या हम वहाँ तक पहुँच पाए हैं? यह बड़े ही मैं गर्व से आपको कहना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि कुछ दिनों मुझे दंतेवाड़ा में काम करने का अवसर मिला, और चुनाव का जो प्रतिशत होता है शहरों से ज़्यादा गणतंत्र के इस विकास से दूर दंतेवाड़ा में वोट का प्रतिशत ज़्यादा होता है। और जब विकास की बात आती है तो विकास हमारा शहरों तक सीमित हो जाता है, वोट देने वाला व्यक्ति नेपथ्य में चला जाता है, गणतंत्र में भागीदारी रहने वाला नेपथ्य में चला जाता है। आदिवासी विमर्श की जब बात होती है मित्रों, तो सबसे पहले आती है बड़ी बात, एक उनमें है जो आदिवासी समाज की महिलाओं की। आदिवासी समाज महिला प्रधान समाज है, मैंने खुद अपने शोध में देखा है, दंतेवाड़ा में जो कुछ मैंने काम किया उस क्षेत्र में मैंने देखा आदिवासी समाज महिला प्रधान है। और आज लेकिन होता क्या है, जब शहरों की बात आती है, आज जब समाज वैश्वीकरण के युग में हमारी बेटियां चाँद पे पहुंच रही हैं, हम हर क्षेत्र में बेटियों को आगे पहुंचा रहे हैं, लेकिन आदिवासी समाज की बेटियों का हम तथाकथित दिकू समाज और बहुत सारा व्यक्ति आज भी उन्हें तन के भूगोल से परे देख ही नहीं पाता है। यहाँ तक कि मेरे एक मित्र झारखंड के रहने वाले कुमार बीरेन, जो आजकल इलाहाबाद विश्वविद्यालय में कार्यरत हैं, उन्होंने एक प्रसंग मुझे बताया था कि झारखंड के गरीब अंचलों से, गरीब क्षेत्रों से, वनवासी क्षेत्रों से कम उम्र की बच्चियों को दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई आदि शहरों में ले जाया जाता है और उन्हें एक शर्मनाक बयान साझा कर रहा हूँ आपसे सामने कि उन्हें कम उम्र में हार्मोन्स के इंजेक्शन लगाए जाते हैं और उनके साथ व्यभिचार किया जाता है और बाद में खाड़ी देशों में बेच दिए। ये एक रैकेट है, एक गिरोह है। ऐसे गिरोह
को पकड़ना, रोकना सिर्फ सरकार का काम नहीं है। कोई भी सरकार हो, सिर्फ सरकार नहीं कर सकती। हम सब की साझेदारी से भी कोई सरकार इस विषय पर लगाम लगा सकती है और इस विषय पर काम कर सकती है। यह आज भी आज़ादी के जब 75 साल हो रहे हैं, यदि ऐसा हो रहा है तो यह हर नागरिक के लिए, हर भारतीय के लिए एक शर्म का विषय है कि हमारा एक समाज ऐसा जीवन जीने के लिए आवश्यक है। निर्मला पुतुल ने आदिवासी महिलाओं को जो हमारा नज़रिया उस पर एक कविता में लिखती हैं कि तन के भूगोल से परे एक स्त्री के मन की गांठें खोलकर कभी पढ़ा है तुमने उसके भीतर का खेलता इतिहास, खौलता इतिहास, क्या कभी उसकी चुप्पी की दहलीज पर बैठ शब्दों की प्रतीक्षा में उसके चेहरे को। तो जिस तरह आदिवासी समाज को उद्योगपतियों ने, राजनीतिज्ञों ने गठजोड़ करके यूज एंड थ्रो की संस्कृति को अपनाया है, उससे सावधान गए। या तो आदिवासी राजनीति में आ नहीं पाते, या आते हैं तो वह आदिवासी भी रेमंड का सूट पहनकर मधुकोड़ा बन जाता है, वही भाषा बोलने लगता है, अपने आदमी को भूल जाता है, कहाँ से आया है भूल जाता है, और ऐसा उसका ब्रेन वॉश किया जाता है कि वह मूल विचारधारा जिसके लिए केवल किसी एक व्यक्ति को पद पर पहुंचा देना और उसे प्रचारित कर देना, ऐसा प्रचारित करना जैसा मानो हम कोई उसके ऊपर उपकार कर रहे हैं। हम उपकार नहीं कर रहे हैं। आज़ादी के 75 साल होने के बाद गणतंत्र, भारतीय गणतंत्र में यदि कोई व्यक्ति इतने दिनों बाद पीछे रहा और आज पहुंच रहा है तो यह एक सोचने की भी बात है। जिन लोगों ने भी इस पर अपना योगदान नहीं दिया, उन्हें सोचने की बात है। आदिवासी युवतियों के संबंध में आज भी गांव में, पिछड़े इलाकों में मात्र शरीर के रूप में हम उन्हें देखते हैं। इस पर मैत्रेयी पुष्पा लिखती हैं कि अपने गांव के आसपास मैंने राउतिनों को बिना बाप की औलाद जनते और पलते देखा है, जंगलों में जिनका सपना तक उन्होंने न देखा होगा। सभ्य समाज का इससे असभ्य चेहरा क्या हो सकता है। निर्मला पुतुल फिर अपनी एक कविता में कहती हैं, क्या हूँ मैं तुम्हारे लिए, एक तकिया कि कहीं से थका मादा आया और सिर टिका दिया कोई खूंटा कि ऊब उदासी थकान से भरी कमीज उतार कर टाँग दी, या आंगन में तनी अरघनी कि घर भर के कपड़े लाद दिए कोई घर कि सुबह निकला शाम को लौट आया। तमाम सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जिन पर बहुत सारी आदिवासी महिलाओं पर बात हो सकती है। साथ ही एक बड़ी समस्या इनके यहाँ ऋणग्रस्तता की, गरीबी व्यक्ति को कुछ भी करने पर मजबूर कर देती है। पेट की भूख सब कुछ भस्म कर देती है। सबसे पहले होता क्या है कि यह समाज साहूकारों के चंगुल में फंसता किस तरह है कि ये साहूकार उसे सब जवाब दिखा देते हैं, उनके शादी ब्याह के नाम पर इन्हें ऋण देते हैं और यह ऋण, छोटा सा ऋण सुरसा के मुंह की तरह आगे बढ़ता चला जाता है। और आप प्रेमचंद की वह कहानी भी याद कर सकते हैं, सवा सेर गेहूँ कि सवा सर गेहूँ ताउम्र कैसे व्यक्ति का खून चूसता है। और वह ऋण वसूली के चक्कर में होता क्या है कि यह हमारा समाज, बाहरी समाज, दिकू समाज जाकर सबसे पहले आदिवासियों के मुखिया को अपने गिरोह में मिलाता है और वह मुखिया उसे उनको ऋण दिलाता है और ऋण के नाम पर धीरे धीरे आदिवासी समाज अपनी गोधन, अपना ज़मीन, अपना जंगल खोता चला जाता है और यहाँ तक कि अपनी बेटियों को खोता चला जाता है। एक बात मैंने देखा है, नकली शादियाँ कराई जाती हैं और वह नकली शादी के चक्कर पर वह लड़की बाद में शहरों की ओर पलायन करती है और शहरों में जब पलायन करती है तो वह बेच दी जाती है। यह कोई कल्पना की बात नहीं है, क्योंकि हम आए दिन इस तरह की घटनाएं मुंबई, दिल्ली और तमाम जगह तमाम तरह सुनते रहते हैं। और यह आज ये इस बात की ज़रूरत है कि कोई भी झूठा आश्वासन, कोई भी आंदोलन इनको विकास की मुख्य धारा में नहीं ला सकता जब तक कि यह समाज शिक्षा के दायरे पर नहीं आएगा। बहुत हद तक कल हम इन्हें ला सकते हैं शिक्षा और साहित्य के माध्यम से भी इनके विकास की इबारत को गढ़ सकते हैं, लेकिन विकास और शिक्षा के इबारत के साथ इनके मॉडल, जो हम विकास का मॉडल है, जो मैंने पहले भी कहा, उस पर ज़रूर हमें ध्यान रखना होगा।
प्रसिद्ध इतिहासकार रामचंद्र गुहा ने इनकी जो त्रासदी है उसके 7 कारण बनाए हैं। पहला कारण वो कहते हैं कि पहला कारण वो त्रासदी है, वो नदियों के बीच घने जंगलों में रहते हैं। उनका ज़्यादातर लौह अयस्क या बॉक्साइट जैसी खनिज संपदा को पहाड़ियों के ऊपर है। देश के औद्योगिकीकरण को बढ़ावा मिलने के साथ आदिवासियों के बसेरे और आजीविका का साधन विभिन्न बांध और खनन परियोजनाओं के भेंट चढ़ गए और वह बेघर हो गया, अपनी जमीन से खट गया। दूसरी त्रासदी जो रामचंद्र गुहा जी बताते हैं, कहते हैं कि आदिवासियों को अम्बेडकर जैसा कोई नेता नहीं मिला। रामदयाल मुंडा जी मिले, लेकिन उतना उस तरह के वो प्रभाव उनको अवसर नहीं मिला जिस तरह अम्बेडकर को मिला। तो जब तक आदिवासियों को अपनी राजनीतिक वर्चस्व, क्योंकि विकास के लिए शिक्षा के साथ साथ राजनीतिक वर्चस्व भी महत्वपूर्ण है, हमारी आवाज़ पहुंचाने वाला जब तक सांसद और लोकसभा विधानसभा में नहीं पहुंचेगा तब तक हमारी बात दूसरे की बात। तीसरी त्रासदी की जो बात करते हैं कि अखिल भारतीय महत्व का नहीं मिला। चौथी बात जो करते हैं कि अनुसूचित जाति के कोटे की जितनी भी नौकरियां हैं, बड़ी नौकरियां, खासतौर पर सिविल सेवाएं, उस क्षेत्र विशेष के कुछ लोग तक रह जाती है। पूर्वोत्तर के लोग ले जाते हैं या राजस्थान का मीणा समुदाय इस पर अपनी पकड़ बना रखा है शिक्षा के माध्यम से। तो हर का प्रतिनिधित्व हो, इसके लिए इस क्षेत्र में प्रयास करना होगा। तमाम अन्य त्रासदियों में वो बात करते हैं सारी, मतलब कि आप पुलिस प्रशासन सब की ये जो छठी त्रासदी की बातों करते हैं कि इनके ज्ञान का जो आधार है, इनकी जो अर्थव्यवस्था का आधार है, इस मॉडल को परिवर्तन, इनकी अर्थव्यवस्था का आधार इनकी ही जड़ी बूटियों को, इनके ही सामान को हम इनसे औने पौने दाम में खरीदते हैं और बाद में अपना स्टिकर लगाकर सुपरमार्केट में, मॉल में, बड़े बड़े बाजार में हम उसमें अपना लेबल लगाकर उसमें ऊंचे दाम पे मिलते हैं। इन्हें इनकी अपनी वस्तुओं का उचित दाम नहीं मिल पाता है। तो इन सारी बातों को आदिवासियों को सोचना होगा कि शिक्षा के साथ साथ विकास और विकास के साथ साथ उसकी संस्कृति के लिए कैसा। शुरुआत में पंडित जवाहरलाल नेहरू और बेरियर एल्विन और जयपाल सिंह मुंडा के बीच में 5 नीति सूत्र बने थे आदिवासियों के विकास के लिए, और वर्तमान सरकार इस दिशा पर काम भी कर रही है, लेकिन और थोड़ा सजग होने की बात हो। बहुत ही महत्वपूर्ण 5 सूत्र बने थे। आदिवासी इलाकों में लोगों को खुद ही विकसित होने दिया जाए, हमें उन पर कुछ थोपने से बचना चाहिए, उनकी परंपरागत कला संस्कृति को हर तरह से प्रोत्साहित करना चाहिए, क्योंकि हम विकास के नाम पर कोई चीज़ थोपते हैं नहीं। आपको ऐसा होना, आपको ऐसा होना। हर व्यक्ति समाज का एक समान नहीं हो सकता, उसका पहनावा, उनकी बोलचाल, उनका खान पान, उनका आचरण अलग अलग है। फिर हमारा विकास का तथाकथित एक मॉडल एक कैसे हो सकता है। दूसरी भी जमीन और जंगलों पर आदिवासियों के अधिकारों को सम्मान देना चाहिए। जहाँ उनकी ज़मीन है, जहाँ उनका जंगल है, उनकी सहमति होनी चाहिए। हम बहुराष्ट्रीय कंपनियां लगाने के नाम पर, खनन के नाम पर, माफिया उनकी ज़मीन को एकदम से कोल कर, रेडिएशन छोड़कर, उन्हें मरने के लिए छोड़कर वहाँ से पलायन कर जाते हैं, और विकास का वह फायदा उन्हें कितना मिलता है यह हम जानते हैं कि कितना मिलता है। तीसरी भी प्रशासन और विकास का कार्य करने के लिए उनके बीच से ही लोगों को प्रशिक्षित करना चाहिए। हम बाहर का सामान ले जाते हैं जो खुद को कुछ पता नहीं होता। कि कल मैं दैनिक भास्कर में एक लेख पढ़ रहा था, जिसमें वो लेख था कि जिस रेड क्लिप ने भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा खींची वो कभी बंगाल और उस क्षेत्र में गया तक नहीं था। हम ऐसे लोगों से, और एक त्रासदी ताउम्र फिर सालती रहती है, तो उनके लोगों के बीच से ही हमें ऐसे लोगों की खोज करना चाहिए जो काम कर सके। फिर आदिवासी इलाकों में कितना धन खर्च हुआ है इसकी मॉनिटरिंग होनी चाहिए, और धन खर्च करने के साथ साथ उसका सही सदुपयोग हो रहा है कि नहीं। मात्र कागजों में तो बिल वाउचर नहीं बनाए जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन इसका अर्थ है नहीं कि हम आदिम युग में लौट जाएं। आदिम युग में लौटने की मैं बात नहीं कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि हमें विकास के साथ साथ
आधुनिकता के साथ साथ नवीनता का भी ध्यान रखना चाहिए। दोनों को समन्वय से ही काम करना चाहिए, क्योंकि आदिवासी संस्कृति मुख्य रूप से वह विकास से ज़्यादा संस्कृति का मुद्दा है, उनकी जल जंगल ज़मीन का मुद्दा है, उनकी अस्मिता का मुद्दा है, उनके जीवन स्तर का मुद्दा है, और उनका जीवन स्तर का जीने का तरीका वह नहीं हो सकता जो दिल्ली में बैठे किसी जॉनसन या विलियम का हो सकता है। तमाम सारे विकास के मॉडल के विषय में मैं एक कविता आपसे साझा करता हूँ कि चाँद की तरह दिखाओगे तुम विकास के मॉडल को, उसके गड्ढे और परजीवीपन की चर्चा तक न होगी तुम्हारी बातों में। जानती हूँ तुम यह भी छिपाओगे कि तुम्हारे विकास के मॉडल के पीछे किसका उर्वर मस्तिष्क काम कर रहा है। छिपाओगे उन विकसित लोगों और देश के विकास का राज कि किस हृदय तुम्हारे ही माध्यम से हमारे संस्थानों को हमसे छीन कर विकास के ऊंचे शिखर तक पहुँचे हैं वे। जानती हूँ, सब जानती हूँ, क्षमा करना नकारती हूँ तुम्हारे इस विकास के प्रस्ताव को। यह बात बहुत समीचीन है। अंतर्राष्ट्रीय जनजाति विश्वविद्यालय अमरकंटक में पहला खुला। क्या देश में कोई जनजाति वर्ग से कुलपति नहीं था जो इस दिशा पर काम करता? किस पहला कुलपति किसे बनाया गया, क्यों बनाया गया? देश में अभी एक RTI से पता चला कि देश के केंद्रीय विश्वविद्यालयों में शायद जहाँ तक मात्र 2 विश्वविद्यालयों में जनजाति वर्ग से लोग हैं। उच्च पदों पर जब तक नीति निर्धारक उस वर्ग से नहीं आएगा तब तक इनकी अस्मिता पर बात नहीं होगी, मात्र वही प्रदर्शन की बात होगी। जहाँ तक देश की स्वतंत्रता आंदोलन पे बात है तो इन आदिवासियों ने बहुत काम किया है, लेकिन इतिहास में नेपथ्य में डाल दिए गए। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से पहले 1774 में पहाड़िया जनजाति ने अंग्रेजों की पहली लड़ाई लड़ी थी। 1854 में सिद्धू कानू ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। इसी तरह 1824 में अंग्रेज कमिश्नर क्लीवलैंड ने आदिवासी लड़की से बलात्कार करते समय तिलका माझी द्वारा मार दिया गया था। 1874 में खासी जनजाति के वीर नंगवाय को फांसी दी गई थी। तमाम ऐसे लोग हैं। कर्नाटक की रानी चिन्नम्मा झांसी की रानी लक्ष्मीबाई से 90 साल पहले अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ी थी, और ज़मीन के बेदखली के विरुद्ध छोटा नागपुर के गांधी कहे जाने वाले बिरसा और मुंडा सरदारों ने विद्रोह किया था। लेकिन इतिहास में हैं कहाँ? इतिहास में इन्हें बाहर करार दिया गया, कभी इनके योगदान की बात ही नहीं की गई। और जैसा कि मैंने मित्रों आपसे कहा है कि सत्य से बड़ा साहित्यिक सच होता है। इनके बीच में जब लेखन नहीं हुआ, इनके विषय में किसी ने लेखनी नहीं चलाई, तो कहीं इस विषय पर ध्यान ही नहीं दिया गया। जालियांवाला बाग में जिस तरह से हमारे देश के लोगों को शहीद किया था अंग्रेज़ों ने, मित्रों उससे पहले, बहुत पहले मानगढ़ की पहाड़ी पर अंग्रेज ने हमारे ही कुछ लोगों के साथ मिलकर 15,000 भीलों को एक रात में मार दिया था, और उन्हें लेकिन उसका उल्लेख नहीं मिलता। लेकिन ऐसा नहीं होता। आप आकाश का बादल सूरज को कुछ दिनों के लिए, कुछ क्षणों के लिए छिपा सकता है, लेकिन सदा सदा के लिए नहीं। अब वह बादल छटने लगे हैं, लोग समझने लगे हैं। यह वर्ग अपनी संस्कृति, अपने इतिहास और अपने योगदान को जानने लगा है। इसलिए तमाम हम केवल जो इन्हें शोभा की वस्तु बनाते रहे हैं, केवल प्रदर्शन की वस्तु बनाते रहे हैं और फिर नेपथ्य में फेंक देते हैं, उस पर बाहरू सोनवड़े की एक कविता यहाँ प्रासंगिक है जो मैं आपसे साझा करना चाहता हूँ। स्टेज कविता। हम स्टेज पर गए ही नहीं और हमें बुलाया ही नहीं, उंगली के इशारे से हमारी जगह हमें दिखाई गई। उस स्टेज पर खड़े होकर दुख हमें ही बताते रहे, हम बड़बड़ाए, कान देकर वो सुनते रहे और हमारे कान पकड़ कर हमें ही धमकाया। माफ़ी मांगो नहीं तो, मतलब नहीं तो आगे क्या लिखा है वह यहाँ पर बताना समीचीन नहीं। मतलब आप सिर्फ यूज एंड थ्रो, आप वही अंग्रेज़ों की नीति यदि हम करेंगे कि डिवाइड एंड रूल, तो यह नहीं चलेगा। यह भारत आज़ादी का जब अपना अमृत महोत्सव बना रहा है तो विकास की जो धारा है भारत के हर नागरिक के घर तक पहुंचनी चाहिए। तभी विकास की सार्थकता होगी, तभी विकास की गुणवत्ता होगी और तभी भारत विश्व गुरु बनेगा, तभी भारत राष्ट्र निर्माता बनेगा।
नहीं तो कुछ चंद मुट्ठी भर लोग अपनी जय जयकार मनाते रहेंगे, तो अपनी केवल जय जयकार मनाने से भारत की जय जयकार नहीं होगी। व्यक्ति का विकास हो जाएगा, समाज का हो जाएगा। रमणिका गुप्ता एक जगह बड़ा अच्छा कहती हैं कि वही कि जो मैंने पहले भी कहा कि शिबू सोरेन, मधु कोड़ा जैसे तमाम आदिवासी नेता आए, लेकिन सत्ता में आने के बाद उनका क्या हश्र कर दिया गया। तो ज़रूरत इस बात की है कि एक जो यह वर्ग है, जब कभी वह सत्ता में आए तो अपने लोगों के दुख दर्द को समझे और वो जाने कि क्या करते हैं, क्या इनका मकसद है, तभी वह उस चीज़ को समझ सकते हैं। ख़ास तौर पर एक चीज़ बहुत बड़ी मुद्दा आती है, कभी कभी हम कुछ लोग आदिवासियों को नक्सली करार देते हैं। आदिवासी और नक्सली में बहुत अंतर है। नक्सलवाद किसी के लिए भी उचित नहीं है, कोई भी नक्सलवाद का समर्थन नहीं कर सकता। लेकिन मित्रों, एक बात मैं आपसे ज़रूर कहना चाहता हूँ, मैंने दंतेवाड़ा में कुछ देखा है, काम किया है कि कोई व्यक्ति नक्सली बनता कैसे है, इसके पीछे की कहानी क्या है, इस पर भी हमें काम करना होगा। और हम करते क्या हैं नक्सलवाद के नाम पर कि उन्हीं के बीच से उन्हीं को खड़ा करते हैं, और यदि विकास की बात होगी तो कोई नक्सली ऐसे कोई नहीं बन जाता है। और यदि यह बनता है तो कानून अपना काम करेगा, लेकिन हमें कारणों की तह तक भी जाना चाहिए और लोगों की आवाज़ को भी सुनना चाहिए। विनायक सेन और स्वामी अग्निवेश, अरुंधति राय जैसे कुछ लोगों ने जब बात की तो उन्हें जेल में डाल दिया गया, बाद में बाइज्जत बरी हुए। इन सारी चीज़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत है और इस चीज़ पर हमें देखने की ज़रूरत है। आवेश में आकर एक पक्षी निर्णय लेने से समाज का यह तबका कभी अपना काम नहीं कर सकता। नक्सलवाद के खिलाफ छत्तीसगढ़ में एक अभियान चलाया गया था, आप सब जानते हैं, सलमा जुड़ूम। और सलमा जुड़ूम क्या था, उस पर एक कविता जवाहरलाल बांकिरा ने बहुत अच्छा लिखा है। यह कैसा सलवा जुड़ूम है, दंतेवाड़ा, बस्तर और कांकेर के अंचलों में, जंगल पहाड़ों में पसरी है अजब सी वीरानगी, जहाँ खून, भूख, प्यास और आग ही आग है। नफरत आधी तूफान के बीच लुटता हुआ मंजर है, रौंद डाली गई फुलवारियां हैं। आदिवासी अपने ही लोगों की खून से खेल रहा होली है। एक तरफ नक्सली बनकर और दूसरी तरफ एसपीओ बनकर अपने लोगों की नरवल देकर औरों की खुशियों को आरक्षित करने का यह कैसा खेल जारी है। कहने का तात्पर्य है कि हमें चूहे बिल्ली का खेल नहीं खेलना चाहिए। हमें उचित निदान शिक्षा के माध्यम से, शिक्षा का महत्व और उनकी संस्कृति को महत्व से। रामशरण जोशी ने एक जगह लिखा है हंस पत्रिका में, वह अंक तो वर्तमान में मेरे पास नहीं है, बहुत पुरानी बात है। हंस पत्रिका में उनका एक कथन छपा था कि वहाँ पर चवन्नी दे करके आदिवासी बच्चियों के साथ लोगों ने संभोग किए थे। दंतेवाड़ा का एक किस्सा वो साझा करते एक हंस के एक अंक में। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें केवल उनकी जड़ी बूटी, उनकी महिलाएं, उनके खनिज संसाधन और 26 जनवरी किसी स्टेज पर विश्व आदिवासी दिवस या आदिवासी दिवस ढोल नगाड़े नहीं। सत्ता में भागीदारी बहुत ज़रूरी है, शिक्षा में भागीदारी बहुत ज़रूरी है, साहित्य में भागीदारी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि साहित्यिक सच ही उनकी आवाज़ को, उनके विचार को सामने ला पाएगा। और बहुत सारा लोग इस विषय पर आगे बढ़ भी रहे हैं, कर भी रहे हैं। मैं बड़े गर्व से आपको कह सकता हूँ, बता सकता हूँ कि तमाम जब अवसर मिलते हैं तो यह आदिवासी बच्चियाँ अपने मुकाम खुद रचती हैं, अपने मिशन पर कामयाब होती हैं। मेरे परिचित में भोपाल में पदस्थ एक मैडम हैं प्रोफेसर किरण बट्टी, जो इस कम्युनिटी से आती हैं। एक हैं मीना सेवंती। इन लोगों को मैं देखता हूँ, इनकी जीविका को जब देखता हूँ तो मैं सैल्यूट करने का मन करता है। ऐसी बहुत सारी बच्चियाँ हैं, ऐसे बहुत सारे मित्र हैं जिन्हें अवसर मिला, जिन्होंने उसके महत्व को समझा तो उन्हें काम करने में बहुत योगदान दिया। और साथ ही ज़रूरत इस बात की है, सबसे बड़ी ज़रूरत इस बात की है कि हमें वहाँ पर सुविधा देने के रूप में उपस्थित होना चाहिए, ना कि मालिक के रूप, क्योंकि यह समाज बहुत डरा सहमा हुआ है, बहुत विचलित है, क्योंकि हम उन्हें अपनी संस्कृति पर थोपना चाहते हैं, उनके साथ समन्वय करना नहीं चाहते। और धीरे धीरे मैं
आशावादी व्यक्ति हूँ। मैं यह ज़रूर आपसे कहना चाहता हूँ कि यह समाज अब जाग गया है, यह समाज अब समझ गया है, यह समाज अब जागरूक हो गया है और अपना इतिहास खुद लगेगा। मित्रों, यह जब मैं आपसे वक्तव्य साझा कर रहा हूँ तो इस वक्तव्य के पीछे मेरे साथ मेरे 2 छात्र भी हैं, या कहिए बच्चे भी हैं। एक हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से मेरे घर आए राहुल झा, और दूसरी मेरी बेटी रागिनी राठौर, जिन्होंने इस वक्तव्य में अपना बहुत सहयोग दिया। तो उन्हें भी मैं साधुवाद देता हूं, और मनीष भाई को भी साधुवाद देता हूं, जिन्होंने यह शुभ अवसर प्रदान किया। और अंत में मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि हम जाग जाएं, समय को पहचान जाएं, समय के साथ चलें, अधिकारों से वंचित ना करें, छल छद्म की भाषा ना सीखें। जिस तरह यह समाज साफ सुथरा और दिल से एकदम उज्जवल है, उसी तरह हम इनके साथ व्यवहार करें, क्योंकि यह भारतीय गणतंत्र इस समाज के बिना अधूरा है। यह गर्व का विषय है कि आज हमारे गणतंत्र की सर्वोच्च पद पर माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी बैठी हुई हैं। मैं उन्हें भी साधुवाद देता हूं, जिन्होंने वहां तक पहुंचाया, और मैं अपने राष्ट्रपति को भी सैल्यूट करता हूं। और यह कहना चाहता हूं उन तमाम लोगों के लिए जो छल के सहारे इस समाज का शोषण करना चाहते हैं कि आप समय को समझ जाइए, समय को समझ जाएंगे, क्योंकि जो वक्त को नहीं समझता वह उसे वक्त मिटा देता है, क्योंकि आदिवासी समाज ने अपने वक्त को समझ लिया है। और मैं नीरज की इन पंक्तियों से अपनी बात की इत्सी करता हूँ कि जो भी वक्त के साथ नहीं चलता है वह फिर नेपथ्य में चला जाता है। और नीरज एक बड़े काम की बात करते हैं कि वक्त को जिसने नहीं समझा उसे मिटना पड़ा है, बच गया तलवार से तो फूल से कटना पड़ा है। क्यों न कितनी ही बड़ी हो, क्यों न कितनी ही कठिन हो, हर नदी की राह से चट्टान को हटना पड़ा है जगह इंसान तो मौसम बदल कर ही रहेगा, जल गया है दीप तो अंधियारा ढल कर ही रहेगा। आप सभी को सादर नमस्कार।